अस्सलाम वालेकुम अहबाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं जी नजम और अंदाज़े नजम के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, बहुत सारी अदबी ख़दमात सर अंजाम दे चुके हैं, इदारे के सरबराह रह चुके हैं और उस इदारे को इतने खूबसूरत तरीके से चलाया कि सब उसकी मिसालें देते हैं। मेरी मुराद साहिबका सदर नशीन मजलिस तरक्की अदब जनाब मंसूर आफ़ाक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपको पहले तो खुशामदीद नजम फ़ेलोज़ में और अंदाज़े नजम में। सबसे पहले हमारा एक प्रोफ़ाइल इंट्रोडक्शन होता है, जो भी हमारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद होती है तो वो अपने बारे में कुछ जो है वो इंट्रोडक्शन की जो है उसका दोस्तों के सामने देते हैं, जो उनको अमूमन नहीं पता होता उनकी ज़ात के मुताल्लिक़। तो प्लीज़ सर। मैंने अपने जो तालीम का आगाज़ है वो मदरसे से किया है। सही। हमारे मियाँ वाली में जामिया शम्स सिद्दीकिया एक मदरसा था। मस्जिद मकतब स्कूल भी म कहा जाता था। हाँ जी, तो ठीक है। वहाँ से मैंने तालीम का आगाज़ किया और उसके बाद यूके की यूनिवर्सिटियों तक जहाँ तक मुमकिन हो सका हुँ। मैंने तालीम हासिल की। जो काम है ज़िंदगी भर मैंने किया है वो टेलीविज़न प्रोडक्शन का है, टेलीविज़न राइटिंग का है। टेलीविज़न के साथ ही मैंने ज़िंदगी में बेशुमार वक़्त गुज़ारा है। हुँ। हत्ता कि एक टेलीविज़न चैनल का सरबराह भी रहा हूँ यूके में, वहाँ तक भी एक चैनल था उसको मैं चलाता रहा हूँ। सही। तो बेसिकली ज़्यादातर ज़िंदगी का हिस्सा मेरा ये इस कैमरे के साथ गुज़रा है जो सब मेरे सामने लगा हुआ है। सही। सर, सबसे पहले बताइए, आप स्टूडियो में आपको स्टूडियो कैसा लगा ये? आपका स्टूडियो जो है मैं इसमें एक मर्तबा पहले भी आया हूँ। जी, ये बिल्कुल। मुझे बहुत पसंद आया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये जो एक नजम फ़ैलो के नाम से एक आपने ज़ाती अपना अदारा बनाया है, उसने इतनी बड़ी अदबी पहचान हासिल की है कि एक अदबी ब्रांड बन गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इस पर आपको मुबारकबाद। सर, बहुत शुक्रिया और मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर करना चाहूँगा दोस्तों के लिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो मजलिस तरक्की अदब के अंदर जब आपने शुरू करवाई हैं, तो उनसे हमने ड्राइव करके ये कुछ जो है वो अख़ज़ किया है। ये आपकी मोहब्बत है, ऐसी बात नहीं करना, वरना जो कुछ आपने यहाँ बनाया है, जो ये स्टूडियो, ये जो रिकॉर्डिंग, ये इतना खूबसूरत सेट्स और इतने जो आपका एक की निगाह है, मैं उसका बड़ा कदरदान हूँ कि रंगों को पहचानना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती कि बहुत शुक्रिया मंज़र सर। कोई कैसा लग रहा है या किस तरह किसी मंज़र को खूबसूरत बनाया जा सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अब हम ज़रा मंज़रनामे के ऊपर बात कर रहे हैं। मजलिस तरक्की अदब को आपने रन किया। अ, मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि उससे पहले जब आपने वो चार्ज लिया, मैं उस इदारे से वाकिफ़ नहीं था। तो ये चैलेंज कैसा था और इसको आपने किस तरीके से निभाया? और इस एक ऐसा इदारा जो बिल्कुल जो है लोगों की नज़र में नहीं था, जो अदब के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको मंज़र आम पे लाने का जो सेहरा आपके सर जाता है, तो ये चैलेंज कितना मुश्किल था और किस तरीके से इसको आपने एग्ज़ीक्यूट किया? मुझे जब ये ऑफ़र आई कि आप किसी अदारे के सरबराह बन जाएँ, तो मैंने उन्हें कहा, जो साहिबान इक़्तिदार थे उस वक़्त के, कि मैंने मजलिस तरक्की अदब का मुझे जो है ना जी सरबराह लगा दें। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है अदारा? अच्छा। तो मैंने कहा जी कि ये एक अदारा है जो इसलिए बनाया गया है कि जो हाई क्लास लिटरेचर है, जो अदब आलिया है, हुँ। उसकी तश्कील में जो तख्लीकार हैं उसकी कैसे मुआवनत की जाए। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कहाँ है ये अदारा? तो मैंने कहा जी कि आपके बाहर जो एक इस तरफ एक सड़क जाती है, अच्छा। हाँ, उसके अंदर है वो अदारा। तो ठीक। उन्होंने कहा यार वो तो बल्कि वो जो हमारे थे सेक्रेटरी साहब उस वक़्त, उन्होंने कहा वो तो एक टूटा हुआ कमरा है जहाँ वो एक बंदा बैठा हुआ कुछ होता है, तो वो कोई अदारा नहीं है। हुँ। तो मैंने उन्हें कहा कि मसला ये नहीं है कि वो कोई हुँ। अदारा है या नहीं। मैं जब मियाँ वाली से यहाँ अहमद नदीम कासमी साहब के पास आता था,
तो मैं उन्हें आकर यहीं मिलता था सही। और मेरा बहुत अरसा यहाँ आना जाना रहा है। और इसके साथ मेरा एक जो एक अदबी जो मेरा माजी है वो जुड़ा हुआ है। हुँ, तो मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसी अदारे को, लिटरेचर को, क्योंकि पंजाब में ये लिटरेचर के लिए एक वाहिद सरकारी अदारा है, हुँ। मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा बेहतर इसको बना लिया जाए। तो इस तरह मैं यहाँ आ गया। सर मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि आपसे पहले इस इदारे में क्या-क्या काम हो चुके हैं? मैं इसको कहता हूँ अहमद नदीम कासमी साहब जब थे, उन्होंने कितना काम किया उसके लिए और उसके बाद आने वाले आप तक आने वाले और अभी तक जो काम हो रहा है, तो आप उसको इन 3 हिस्सों में तोड़ें तो आपको क्या जो है उसे ड्राइव करते हैं आप? देखें जी, शुरू में जब ये अदारा बनाया गया तो उस वक्त उसमें बड़ा काम हुँ, फिर कोई 32 साल अहमद नदीम कासमी साहब इस अदारे के सरबराह रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ शहजाद अहमद साहब आए। ठीक है। उसके बाद यहाँ तहसीन फिराकी साहब को 9.5 साल रहे। हुँ, तो ये कुछ 3-4 जो है ना जी लोग हैं, जो 5 लोग होंगे कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस अदारे के सरबराह रहे हैं। और इस अदारे का जो काम था वो, जो इस अदारे के बुनियादी तौर पर कोई 5 के करीब हैं जो है ना जी, जो मकासद। हुँ, पहला मकसद इस अदारे का ये है कि जो क्लासिकल लिटरेचर है ठीक है, उसकी अशात मुमकिन की जाए। ठीक है, दूसरा मकसद इसका ये है कि जो हाई क्लास लिटरेचर है उसकी तश्कील में मुआवनत की जाए। ठीक है। तीसरा मकसद उसका ये है कि ट्रांसलेशन जो हुँ, है दुनिया भर के अदब आलिया की उर्दू ज़बान में की जाए, और उर्दू ज़बान की जो है जितना लिटरेचर, हुँ, उसकी ट्रांसलेशन दुनिया भर की ज़बानों में कराई जाए। ठीक है। चौथा इसका है कि जो साल में सबसे अच्छी किताब आए उसके ऊपर इनाम दिया जाए। हुँ, और पांचवा है कि जो साल की सबसे अच्छी नज्म और सबसे अच्छा मजमून है हुँ, उसके ऊपर इनाम दिया जाए। ठीक है। तो ये इसका टोटल जो है ना मकसद है। हुँ, तो पिछले, मैंने जब अपने सरसे में कोई तकरीबन एक साल में 60 किताबें शाया की, नई 60 किताबें 60 नई किताबें आई हैं आपके शाया पास। की, तो मैंने वो, जब मैं उसका एक छापने लगा, एक पूरा का पूरा एक सालाना एक रिपोर्ट, तो मैंने कहा यार पिछले 20 सालों में कितनी किताबें छापी हैं, जरा शाया अच्छा, हुई हैं, मुझे हिसाब करके बताएं। तो पता चला कि पिछले 20 सालों में 86 किताबें शाया हुई 86 जो है किताबें 20 सालों में हैं। हाँ, और 600 आपके नहीं, सिर्फ 60। 60 सॉरी, 60 मैंने उस अपने पहले साल में किताबें शाया की। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा था काम वो ये था कि अदब आलिया की तश्कील के लिए कैसे मुआवनत की जा सकती है, हुँ, ये एक सवाल था। ठीक। तो उसके लिए फिर मैंने एक वहाँ चाय खाना बनवाया हुँ, और उसको बड़ा कोशिश की कि इस तरह की चीज़ बने कि जिसमें शायर आएँ, बैठें, उनकी कोई खिदमत हो, वो वहाँ शेर सुनाएँ, वो वहाँ तकरीबात करें, वो वहाँ मुशायरे करें, वो हुँ, वहाँ किताबों की तकरीब रनुमाई करें, अफ़साने सुनाएँ। बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए उस जो है ना जी चाय खाने में ये सारी तकरीबात शुरू की और एक माहौल बनाया कि जिससे कोई अदब को फ़रोग़ मिल सके। ठीक है। उसके बाद जो उसका था ट्रांसलेशन, उसमें मैंने इस मर्तबा जो था फ़ारसी ज़बान की जो हमारे पास ट्रांसलेशंस थी वो सारी कदीम फ़ारसी की थी। हुँ, जो इस वक्त की जदीद फ़ारसी के दौर के जो नावल थे या जो पोइट्री थी उसकी कोई ट्रांसलेशन हमारे पास नहीं थी। ठीक है। तो उस सिलसिले में कुछ ट्रांसलेशन कराई, वो किताबें हुँ, छापी। और भी मैंने तकरीबन 7,500 सफ़ात की ट्रांसलेशन कराई है, हुँ, जिसमें कुछ शाया की हैं और बाकी वो ट्रांसलेशन शुदा मैं वहीं छोड़ आया हूँ। हुँ, और उसमें मेरा ज़ाती ख्याल है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई 1,000 सफ़ात की पेमेंट हुई होगी, या बाकी जो 6,500 सफ़ात की अभी पेमेंट भी नहीं हुई थी। हुँ, पता नहीं वहाँ क्या बना उसका। तो उसके बाद था किताबों का अवार्ड्स, तो उसमें भी जो है ना जी मैंने एक कमेटी बनाई, उस साल की किताबों की अवार्ड फाइनल हुई।
लेकिन अवार्ड देने से पहले ऐलान तो कर दिया था, सारा ऐलान कुछ हो हो गया, गया ठीक था, है। लेकिन यह है कि जब अवार्ड देने थे और उसमें पैसे भी, फंडिंग भी रख दी गई थी, तो उससे पहले मुझे वहाँ से हटा दिया गया, हम्म। वरना मैं वो लोगों को फंड और पैसे देता जो 20 लाख रुपए के करीब हमने रखे हुए थे, 4 अवार्ड। तो सर ये ने मतलब चाय खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी उधर, मतलब क्लासिकल लिटरेचर है, तो क्लासिकल लिटरेचर के लिए तो किताबें छापी जाती हैं ना, तो उधर चाय खाना का ये तजुर्बा क्यों आपको, और क्या आपने जो है ये जो चीज़ें आपने जैसे म्यूज़ियम वगैरह है, तो ये कहा जी जाता है कि ये जो इदारे हैं ये बहुत मखसूस फंड्स के अंदर चल रहे होते हैं, तो ये फंड्स जो है वो मतलब आपके ऊपर क्या कोई खास शफकत थी कि इस जो ये फंड्स वगैरह जो है आपको इसमें इस तरह दो मिले? इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जो मैंने इस अदारे का दूसरा मकसद बयान किया है कि ये अदारा इसलिए बनाया गया है, पहला तो क्लासिकी हम्म। लिटरेचर के लिए था, दूसरा इसलिए था कि अदब आलिया की तश्कील में मुआवनत करनी है इस अदारे ने। ठीक है। तो अदब आलिया की तश्कील में मुआवनत सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है कि जो तख्लीकार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराम की जाएँ, ठीक उनको है। ऐसी सूरत हाल, ऐसा माहौल दिया जाए कि वो वहाँ आकर अदब आलिया का उनके अंदर ज़ौक़ शौक़ बढ़े और वो एक ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने जो तख्लीकी अमल है उससे गुज़रें। तो जहाँ तक है फंडिंग की बात, तो मैंने वहाँ कुछ 3 इमारतें तामीर कराई हैं। एक बज़्म इक़बाल की, एक हम्म। मजलिस तरक्की अदब की और एक ये चाय खाना। चौथा मैंने म्यूज़ियम बनवाया है। ठीक है। जहाँ तक है चाय खाना, उस पर 100% फंडिंग मेरे दोस्तों ने की है, अच्छा। किसी गवर्नमेंट के पैसों से नहीं बना हुआ। हम्म। जहाँ तक बात है म्यूज़ियम की, तो उसमें कोई तकरीबन जितनी चीज़ें उसके अंदर म्यूज़ियम में इस वक्त तक मौजूद हैं, रखी गई हैं, वो मैंने अपनी ज़ाती असर व रसूख से जमा की हैं। उसमें इदारे से कोई मावनत नहीं है नहीं, और ना ही किसी से किसी की। कोई रुपया नहीं लिया हम्म। उस सिलसिले में। हत्ता कि उसमें जो जितनी आर्ट वर्क भी हुआ है, हम्म। उस पर भी अदारे का कोई खर्च नहीं आया। हम्म। सिर्फ अदारे के पैसे जो वहाँ खर्च हुए हैं, वो उसकी दीवारों को बेहतर बनाने में, उसकी जो है ना, कोई अगर किसी चीज़ की कोई प्रिंटिंग हुई है, उस पर अदारे का खर्च हुआ है। वहाँ कोई, यानी कि इस तरह के कोई 10, 20, 25% के जो अखराजात हैं, कोई हम्म। फ्रेम कराए हैं, तो वहाँ शायद अदारे के पैसे लगे हैं। हम्म। इससे ज़्यादा वहाँ जो है ना, उस पर भी खर्च नहीं हुआ। क्योंकि एक यही मसला दरपेश होता है ना कि जब आप कोई नया काम करने जाते हैं तो सबसे पहला जो इशू आता है वो ये बजट कंस्ट्रेंट्स आते हैं ना, कि आपके पास बजट नहीं होते उस हिसाब से, तो जो है ज़ाहिर है एक मैं इदारे को आपको एक चलाने। अजीब सी बात बता दूं, मैं जब उस अदारे में गया तो मैंने कहा कितने पैसे पड़े हैं, तो पता चला 5 करोड़ रुपए पड़े। अच्छा। मैंने कहा क्यों रखा हुआ है जी? खर्च ही नहीं किया उन्होंने। अच्छा। इसके बावजूद अमूमन खजाना खाली मिलता है जब भी बंदा जाता है। लेकिन यह है कि वहाँ 5 करोड़ रुपया पड़ा था। लेकिन मैंने किया क्या कि मैंने वहाँ बड़े बड़े मुशायरे कराए। तो मुशायरे क्या कराया कि हाँ जी, कि मुशायरे पहले पंजाब गवर्नमेंट कराती थी, हम्म। वो सारे जनाब जी मुशायरे ज़्यादातर मुख्तलिफ अदारे, कोई अलहमरा करा रहा है, कोई पंजाब आर्ट काउंसिल करा रहा है, कोई तीसरा करा रहा है। तो मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि ये सारे मुशायरे जो है ना जी, ये है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का वाहिद लिटरेचर का ये अदारा है, तो इसने कराने। ठीक हो गया। तो उन्होंने सबको कहा जी कि हाँ जी, इसके फंडिंग उधर भेज दीजिए। हम्म। तो मैं उधर से पैसे लेकर जो सारे मुशायरे मैंने कराए बड़े बड़े, सही। जिस पर 50-50 लाख रुपया भी मुशायरों पर लगा है, ऐसे मुशायरे भी हुए हैं वहाँ। ठीक है। तो वो तो ये है कि आपका अपना असर रसूख हम्म। लोगों में, दोस्तों में और हुकूमत के ऊपर, ये सारी चीज़ें हम्म। किसी अदारे को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। अच्छा सर, एक लेगेसी लेके आगे चलना होता है तो ज़ाहिर है वो इसी हिसाब से होती है कि आप मुशावरत के साथ चलें, तो क्या अभी जो कायम मुकाम तो नहीं कह सकते, मतलब जो आगे जो सिलसिला चल रहा है, जो इख्तियार आप अब जो है ज़ाहिर अब्बास साहब साहब देख रहे हैं और दूसरे जो है अहबाब देख रहे हैं, तो
क्या वो आपसे मुशावरत कर रहे हैं इस हवाले से कि भई आप ये जो लेके चले थे इस काम को हम आगे उसी तरह लेके चलें? असल में यहाँ एक मसला है। हुँ, मैं अब्बास ताबिर साहब पर किसी तरह का कोई गिला नहीं देता, हुँ, लेकिन यहाँ की जो पिछले 2 साल में सियासी सूरत हाल रही है, हुँ, उसकी वजह से जो कुछ सरकारी लोग हैं, हुँ, उन्हें मेरा चेहरा देखकर कुछ खौफ महसूस होने लगता है। अच्छा, उसकी वजह है कि वो ये समझते हैं कि शायद ये इमरान खान का दोस्त है हुँ, और इसकी वजह से कहीं ऊपर बैठे हुए लोग हमसे नाराज़ ना हो हुँ। जाए। इतनी सी अच्छा सर ये बात चल पड़ी है तो ये सियासी असर रसूख कितना किस अदारों में शामिल हाल है क्योंकि ज़ाहिर है जो आए दिन हम देखते रहते पता चलता है कि आज एक बंदा है कल नहीं है तो ये कितना कसर रसूख इस इन अदारों में है और ये कितना मुश्किल है इसको प्रेशर को हैंडल करना किसी भी इदारे के सरबराह के लिए। पिछले कोई तकरीबन 20-25 साल से ये दबाव बहुत बढ़ गया है ठीक है। और मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। हुँ, नफ़रत इतनी बढ़ गई है मुआशरे में हुँ, कि जीना मुश्किल हो गया। हुँ, पहले जो सियासत थी, एक दूसरे के से नज़रियाती जो इख्तिलाफ था, हुँ, वो कोई ऐसा नहीं था कि आदमी एक दूसरे का दुश्मन बन जाता। ठीक है। लेकिन अब तो लगता है कि जैसे जीना और मरना यही हो गया। हुँ, तो मामलात ख़ास से गड़बड़ हैं। सही। तो मतलब आप कहते हैं कि अभी बहुत मुश्किल है किसी भी इदारे के यानी आप आपको हमदर्दी होनी चाहिए किसी भी सरबराह के साथ क्योंकि वो जो भी काम कर रहा है तो यकीनन वो बड़ी मुश्किल से वो मुश्किल सिचुएशन से। को हैंडल कर रहा है और चीज़ें लेके चल रहा है। अच्छा सर कुछ मामलात जो है आते हैं वो टीम के ऊपर आते हैं कि भई आपने जो टीम ये क्योंकि हम सोशल मीडिया के ऊपर जो है आए दिन जब आपको उससे जो है हटाया गया उस सरबराही से तो बहुत ज़्यादा पोस्टें लगीं आपके हक़ में कि भई इतना काम किया तो आप इस बंदे को यकदम तो नहीं आप जो है बिल्कुल हटा सकते। हाँ, आप परफ़ॉर्मेंस अगर कोई मसला है तो आप हमें बताएँ। तो ये जो यकदम हटाने वाला मामला है, इसको जो है और फिर जो टीम आप वहाँ पे लेके आए हैं, उस टीम के ऊपर बड़े एतराज़ात आते रहे हैं जो ज़ाहिर है नई इंतज़ामिया है कि उस वाले कि जनाब ये शायद इन्होंने अपने करीबी दोस्तों को ही वहाँ पर जगह दी है। क्या उसमें किस तरीके से आपने मेरिट को जो है वो बुनियाद रखा है? बुनियादी तौर पर मसला जो है मुख्तलिफ पोस्टों के लिए जो लिटरेचर का एक अदारा होता है ना, हुँ, उसमें यह होता है कि कौन उसका अहल मिल सकता है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर 60,000 रुपया आपने तनख्वाह देनी है और आपको सहीफ़ा जैसे मुजल्ला के लिए एडिटर चाहिए। ठीक है। अब जहाँ यूनिवर्सिटीज़ एक प्रोफ़ेसर्स को 3-3 4-4 लाख तनख्वाह दे रही हैं, ठीक है। वहाँ ये बताएँ कि 60,000 में किसने वहाँ आना है। हुँ, इसके बावजूद भी मैंने बड़ी तग-ओ-दौ से, बड़ी मुश्किल से ढूँढ-ढाँढ के शफ़ीक खान जैसी शख्सियत को बहैसियत मजल्ला के एडिटर के वहाँ लेकर आया। ठीक है। तो अब अगर ये कहा जाए कि वो उसके साथ मेरी दोस्ती थी, मैंने उसको रखा, तो मुझे ये बताए कोई, मुझे उसकी दोस्ती से इनकार नहीं, हुँ, कि मुझे बताएँ कि उससे बेहतर मजल्ले का कोई एडिटर हो सकता था? ठीक है। मेरा ये सवाल है। हुँ, तो अगर एक शख्स बेहतर है और उसमें जितनी हमारे पास उसको देने के लिए फंडिंग जो तनख्वाह मौजूद है, उसमें हमारे पास आ रहा है, हुँ, तो मैं उसको क्यों ना रखूँ? ठीक है। अब इसी तरह एक काम था मुशायरे वगैरह कराना चाय खाने की हुँ, और ये सारे, और इसके साथ जो है किताबों को की जो है कि कौन सी किताबें राइटर्स की बेहतर हैं और कौन सी नहीं है, वो कोई ऐसा आदमी कर सकता है ये सारे काम जिसके ताल्लुकात शायरों से, अदीबों के साथ ज़्यादा हों, जान पहचान हो, ताल्लुक हो, वास्ता हो, ठीक है। मुतहर्रिक आदमी हो। तो मैंने इसके लिए खालिद नदीम शानी साहब को रख लिया। हुँ, तो अब ये कहा जाए कि जी कि खालिद नदीम शानी साहब को मैंने क्यों रखा? हुँ,
दूसरी जो इससे भी एक ज़्यादा अहम बात है कि ये बताएं कि इससे पहले मैंने किसी को निकाला तो नहीं, सही है। ये तो सीटें खाली पड़ी थी और काम करना हम्म, था, तो इसलिए जो काम वाले लोग थे मैंने उन्हीं को रखना था, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उन्हीं को रखा। ठीक है। अब एक मसला और इन्होंने किया, हम्म। इन्होंने कहा जी कि ये तो ओरेज थे, अच्छा। आपने इन्हें कैसे जो है ना जी जॉब दी। हम्म। अब मैंने उन्हें कहा जी कि लिटरेचर या मजलिस तरक्की अदब वो अदारा है कि जिस पर आप पंजाब गवर्नमेंट के वो कवानीन लागू नहीं कर सकते और न लागू होते हैं हम्म। कि जिनके तहत आपने कोई एक मखसूस एज के नौजवान लड़के रखने हैं। यहाँ तो एक बंदा चाहिए कि जो लिखने पढ़ने वाला हो, हम्म। जो शायर हो, जो अदीब हो। तो एक यंग आदमी के पास तो ये अहलियत नहीं हो सकती। ठीक है। फिर यह है कि मजलिस में इससे पहले जितने मुलाजमीन हैं उनमें से 50% पहले भी और एज भर्ती हुई हैं, ठीक है। क्योंकि वो उस अदारे पर तो इस पर उन्होंने बड़ा शोर गौगा किया। लेकिन जब ये अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग में ये सारा रखा गया, तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बिल्कुल मंसूर ने ठीक किया है, सही है। ये ऐसे ही होता है और हमेशा से ऐसा होता है। हम्म। इसके लिए नया बच्चा हम कैसे रख सकते हैं जिसको बिल्कुल कुछ ठीक पता है। ही ना हो। हम्म। तो इसमें एज का कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम्म। तो इस तरह की बात है। यानी आप समझते हैं कि जो मामलात चल रहे थे वो सारे मतलब उसी तरह ही चल रहे हैं, उसमें कोई ऐसा बदलाव खैर आया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह है हम्म। कि बदलाव तभी उसमें आता कि जब कुछ मैंने खराबा किया होता। हम्म। अब मैंने जितनी बेहतरी की कोशिश थी, जो हो सकती थी, जितनी मेरे से मुमकिन थी, हम्म। मैंने वो करने की पूरे खलूस के साथ कोशिश की है। अब अगर कोई शख्स उसको खराब तो कर सकता है, हम्म। अब या उसको उससे बेहतर करेगा। बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑप्शन हैं आपके। दोनों ऑप्शन है। अगर म्यूजियम जो है वो पिछले 1.5 2 साल से उसको ताला लगा हुआ है, हम्म। तो इसका मुझे दुख है। पंजाब जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उनके साथ सारा मामला तय हो गए थे कि उनकी जो बस है वो 1 घंटे के लिए यहाँ रुकेगी। यहाँ वो उनको चाय पानी भी वो लोग पियेंगे, सही। म्यूजियम और ये सारा विजिट करेंगे। ये पूरा उनके साथ प्रोजेक्ट फाइनल हुआ है। उन्होंने अपने बंदे भेजकर रास्ते में जो है कुछ डबल डेकर क्योंकि बस थी, हम्म। तो वो तारें शारें हटानी थी हम्म। और वो कुछ दरख्तों का कुछ करना था ताकि वो बस आसानी के साथ यहाँ तक आ सके। ठीक है। लेकिन मेरे जाने के बाद वो प्रोजेक्ट किसी ने खोल कर ही नहीं देखा। हम्म। मैंने एक उसके लिए बहुत खूबसूरत शॉप बनाने का एक प्रोग्राम बनाया था। हम्म। उसके लिए मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उनके गेट के सामने वाली जो बिल्डिंग है वो ली। सही। उस बिल्डिंग को बाहर से भी बड़ा डिज़ाइन कराया, उस पर किताबें बनवाई, बड़ा शान किया। ठीक है। और मेरा ये ख्याल था कि एक उस पूरे चौक को एक जो है ना लिटरेचर का चौक बनाएंगे और वहाँ जो है ना एक शानदार जो है ना एक बुक शॉप होगी। उसमें जो है ना जी सीनियर भी रखे जाएंगे और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के साथ मिलकर ये सारा प्रोजेक्ट था ठीक है। और वहाँ ये सारा कुछ बनाएंगे। तो वो अभी तक आप जब गुजरें कभी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के सामने से, हम्म। तो सामने देखें गेट के तो आपको इमारत नज़र आएगी, उस पर दूर से किताबें बनी भी नज़र आएंगी हम्म। और सारा कुछ, लेकिन वो वहीं रह गया। सही। तो इस तरह के कई और प्रोजेक्ट जो हैं वो रह गए। एक मेरा और प्रोजेक्ट था कि जिसके तहत जो है ना जी हम एक जो है ना जी कैंडल बना रहे थे। हम्म। दुनिया में आपने भी देखा होगा कि जिस 1-1 लाख किताब जो है ना एक इतनी सी इलेक्ट्रॉनिक बुक में आ जाती है और लोग उसे पढ़ते रहते हैं। ठीक मोदी है। का पहला कैंडल ई बना रहे बुक वगैरह। थे, हाँ, पहला कैंडल बना रहे थे जिसमें 10,000 बुक्स शामिल होनी थी। ठीक है। 8,000 बुक्स लिटरेचर की थी, 2,000 कोर्सेज की थी। हम्म। उसके लिए टेंडर भी हुए, उसके लिए पेमेंट पैसे भी मैंने गवर्नमेंट से तकरीबन 2 करोड़ रुपया लिया, सारा कुछ किया। लेकिन मेरे जाने के बाद वो प्रोजेक्ट भी इन्होंने
ख़त्म कर दिया, पता नहीं पैसे किधर चले गए। हम्म। तो इस तरह के कई प्रोजेक्ट जो मैंने वहाँ आगे काम चल रहे थे वो रुके। अच्छा सर, एक जो मैंने आपके दौर में जो चीज़ ख़ास देखी जब आपने चार्ज लिया, उस वक्त जितने भी लोग दस्तो गिरेबां थे, अदबी शख्सियात ये वो, मैंने देखा कि वो सारे इकट्ठे थे वहाँ पे। और ज़ाहिर है उसका क्रेडिट आपको ही जाता है कि आपने बड़ी कोशिश की। अच्छा, इन सबको इकट्ठा करना कितना बड़ा चैलेंज है, और फिर जब आपके पास इख्तियारात हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके इर्द-गिर्द एक रश की सूरत होती है, और जब आप वहाँ से हटते हैं, तो लोगों के मिजाज में इस सिचुएशंस को आपने कैसे देखा, दोनों सिचुएशंस को? जहाँ तक बात है कि सबको इकट्ठा करने वाली, तो मैंने तो एक सीधी सी बात है कि सब दोस्तों को कहा कि ये मजलिस तरक्की अदब है, हुँ, सब अदीबों का है। ठीक है। आपके साथ मेरी दुश्मनी या दोस्ती है, अगर आप समझते हैं दुश्मनी है तो फिर भी मेरे लिए यहाँ तशरीफ़ लाएं, मैं आपको मजबूर हूँ ठीक है, आपका की पूरा इज़्ज़त एहतराम देने ठीक। पर। दोस्ती भी है तो वो तो वैसे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे कहने पर सब यहाँ आ जाते थे, मुशायरे पढ़ते थे, बैठते थे, एक दूसरे से भी मिलते थे, एक अच्छा माहौल बना हुआ था। तो बाकी जो वहाँ की उसके बाद जाने के बाद की सूरत हाल है, तो उसमें मैं बड़ा वाज़ेह हूँ। हुँ, वहाँ जब मैं था तो उस वक़्त जो मेरे दोस्त थे, वो आज भी मेरे दोस्त हैं। ठीक है। और जो वहाँ मेरे उस वक़्त था और मेरे पास आते थे, मैं उन जिनके बारे में ये समझता था कि ये मेरे दोस्त नहीं हैं, हुँ। वो आज भी मेरे दोस्त यानी आप उस वक़्त भी क्लियर थे और आज भी हैं, क्लियर आज हैं। भी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये ख़ासी जो है कह लें कि तशफ़्फ़ी वाली बात है। हाँ जी, अच्छा सर, अब आते हैं थोड़ा-सा ड्रामा निगारी की तरफ। एक 26 साल का लड़का उठता है और पीटीवी जो उस टाइम मेन स्ट्रीम के अंदर होता है, जहाँ पर बहुत मजे हुए और चोटी के जो लिखारी हैं वो ड्रामे लिख रहे हैं और वो चल रहे हैं। उनमें अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल आपको ये चैलेंज था, और क्या-क्या उस टाइम चैलेंजेस आए? देखिए असल में उस वक़्त जो था ना, टेलीविज़न सिर्फ़ एक पीटीवी था। ठीक है, एक ही ये जो है ना स्क्रीन थी, जो पूरे खैबर से लेकर कराची तक देखी जाती थी, बिल्कुल ठीक है। और पूरा पाकिस्तान इस स्क्रीन के ऊपर अपने आप को दिखाना या अपनी चीज़ें लाना चाहता था। ठीक है। तो इसलिए ये एक बाहर कैफ यहाँ आने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ती थी। हुँ, लेकिन मेरी खुशकिस्मती कहिए कि मुझे कुदरत ने ऐसे मौके दिए कि मैं 26 साल की उम्र में मैंने पहला 50 मिनट का सीरियल लिखा। वाह! तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें मेरे खुदा का ज़्यादा दखल है मुझे। हौसला अफ़ज़ाई शामिल थी कुछ जो राइटर्स की साइड पे किसी ने हौसला अफ़ज़ाई की उस दौर में? मतलब आपको 2 जंग लड़नी पड़ी, एक तो जो है अपने कलम के ज़रिए, और एक जो है अपनी हिम्मत और मुस्तकिल मिज़ाजी के ज़रिए। अच्छा सर, थोड़ा-सा आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी जो है जो इस टाइम मंज़रनामे के ऊपर सूरत हाल है। आज 2 फ़ैसले हुए गुज़िश्ता 2 दिनों में। एक में जो है वो पीटीआई को सीटें वापस मिल गई हैं, और दूसरे नंबर पे जो है आज खान साहब के ऊपर जो एक बड़ा एक गैर मंतकी सा केस था, वो भी अपने अंजाम को पहुंचा है और वो कलादम हुआ, जो सज़ाएं थी। तो अब क्या आप मंजरनामा देखते हैं जो मौजूदा है, और आगे क्या सूरत हाल आने जा रहा देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि नवंबर का जो महीना है, वो तब्दीली का आगाज़ है। है? ठीक है। और जब जैसे जैसे नवंबर की तरफ दिन बढ़ेंगे, वैसे वैसे पीटीआई और इमरान खान के मामलात में बेहतरी आएगी। ठीक है। उसकी वजह बैनुल अक़वामी है, पाकिस्तान में। अच्छा, जो सर एक वोट का हक पीटीआई ने ओवरसीज़ को देना चाहा और फिर वो किसी तरह ना हो सका,
तो ये अगर हो जाता तो उसका कितना जो है वो इस इलेक्शन में जो है उसका मेरे फर्क पड़ना था। नज़दीक इस इलेक्शन में पीटीआई ने 202 एमएनएस की सीटें जीती हैं। ठीक है। ये 2/3 तो नकल यही हो जाती है। सही। और अगर 50 लाख वोट पीटीआई को और पड़ जाता तो फिर आप खुद गौर करें क्या क्या होता। सारा मंजरनामा ही चाहिए। आप नहीं समझते कि ये जो केसेस अब मंतकी अंजाम को पहुंच रहे, इलेक्शन से पहले शायद इन्हीं केसेस के गलत फैसलों ने जो है वोटिंग पावर को शिफ्ट किया है? मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिराई जाती हम्म। और जिस तरह इमरान खान को अगर अपना अरसा पूरा करने दिया जाता हम्म। तो नून लीग बड़ी जो है ना भरपूर ताकत के साथ जीत कर आ सकती थी। सही। अच्छा सर, एक दो सवाल मेरे जहन से वो स्किप हो गए। एक मैं करना चाह रहा था कि ये जो अवार्ड्स वगैरह हैं, अदबी अवार्ड्स दिए जाते हैं, सारा कुछ इसके ऊपर बड़ा शोरोगुल होता है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि कई मोतबर नाम हैं और बड़ा काम कर रहे होते हैं। लाइक मैं इंडिया की मिसाल दूं, एक उन्होंने बंदे को सिलेक्ट किया है अवार्ड के लिए। वो बंदा कहता है जी मेरे पास तो आने के पैसे ही नहीं है आपके पास, ठीक है, तो आप अवार्ड जो है वो जो रख लें, मैं तो नहीं ले सकता। तो वो उसी चप्पल के अंदर जाके उसने अवार्ड लिया। लेकिन हम यहाँ पर जो सिलसिला देखते हैं, यहाँ पर जो अवार्ड जब भी मिलते हैं तो लोगों के उसके ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि जी ये इनके अंदर कोई सियासी असर रसूख है। इवन जिसको मिला होता है वो बंदा भी किसी दूसरे को मिले तो वो कह रहे हैं भाई ये सियासी बुनियादों पे मिले हैं। तो इसमें कितना इसमें अमल दखल है इसका? अब ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतें बनती हैं हम्म। वो दुरुस्त बनती हैं, उस पर असरात होते हैं ना। कुछ बनाने वाला पीछे कोई डोरियां हिलाने वाला बैठा होता है ना। हम्म। अभी भी जो जो हुकूमत है उसके जो मामलात हैं वो कैसे बनी, कैसे लोग जीते, सब आपके सामने हैं। हम्म। सेम यही मामलात सही। अवार्ड की तकसीम के हैं, क्योंकि सही। ये अवार्ड उन्होंने ही देने हैं। सही। जिसकी हुकूमत होती है वो अपने आदमियों को देते हैं ठीक है। और ये हकदार को कभी नहीं दिए गए। हम्म। पाकिस्तान की तारीख सही। मैं किसी को भी नहीं समझता कि ये किसी हकदार को कभी मिला हो, कोई भी। मतलब आप सिरे से कह रहे हैं कि ये तो है ही सियासी बेस है। जो तो ऐसे तो इसके लिए सर क्या तरीकाकार होना चाहिए? मतलब कम से कम किसी को जैसे बंदे को सेटिस्फाई करना है। अब आर्ग्यूमेंट ही है ना, मुझे हम एक आर्ग्यूमेंट बात से। बताएं, फैसला करना है बैठकर 4-6 सेक्रेटरियों ने हम्म। और ऊपर से उनको हिदायत आनी है कि फलां फलां को ये लिस्ट है आप दे दें। हम्म। मिसाल के तौर पर जो सेक्रेटरी बैठे हुए हैं हम्म। 10-15, चलेंगे ऊपर से कोई लिस्ट नहीं आई, हम्म। उन्हें क्या पता है कैदर में किसका काम कौन क्या है। तो सर नीचे इदारे, मजलिस जो तरक्की नीचे अदब जैसे इदारे हैं, ये 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 इनसे कोई इनपुट नहीं ली जाती है ये ये जो। जो इनपुट बनाकर भेजेंगे वो हम्म। क्या इनपुट बनाकर भेजेंगे, अपने किसी दोस्त की भेजेंगे। हम्म। ठीक है। ये सारा मुआशरा करप्ट है। हम्म। मैंने आपको पहले ये बात कही है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम तो मेन असल कौम करप्ट है। सही। तो जब पूरी कौम करप्शन की दलदल में उतर चुकी है, आप एक अवार्ड्स की बात करते हैं, यहाँ कौन सी चीज, कौन सा हक किसी हकदार को मिल रहा है। अच्छा सर, हमारे जो ये एरिया है इसके अंदर कोई बड़ा लिटरेचर का नाम, बड़ा कोई शायर जो है मंजरनामे पे क्यों नहीं नजर आ रहा हमें? अगर इसको थोड़ा सा पीछे जाकर देखें ना हम, मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ आलमी मंजरनामे पे। जैसे हमारे जो राइटर्स को अवार्ड्स भी मिलते हैं, जैसे नोबल नाम हुआ, तो हमारे ये खित्ते में से कोई ऐसा राइटर क्यों नहीं पैदा होता जो उस जो है टाइटल के लिए जो नामजद हो? वो तो खैर एक सियासी मामला है, बैन अवी अच्छा, उसमें भी सियासत का। सियासत इन्वॉल्व। उसमें खौफनाक सियासत इन्वॉल्व है। ठीक है। इकबाल की बजाय टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह है जैसे आलम चन्ना को छोड़कर जो है ना जी कौडो को दे दिया जाए। समझ अच्छा गए अच्छा बात। ठीक। मैंने दोनों को बड़े
पढ़ा है पूरी ठीक है, तरह। सही। तो वो तो खैर मामला अलग है। जहाँ हुँ, तक किसी बड़े शायर की आमद की बात है, और एक तवील अरसे से किसी बड़े शायर का, आखिरी बड़ा शायर मेरे नज़दीक अहमद फराज था। हुँ, तो लेकिन अगर हम देखें ना माजी में, तो एक वक्त है कि बेशुमार बड़े शायर मौजूद हैं एक ही दौर में। ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, अगर मीर के दौर में की बात करें, उस दौर में आपको हुँ, सौदा, उसके एक पूरा का पूरा साजा हुँ, का एक है। फिर गालिब के दौर में बड़े बड़े शायर मौजूद हैं, हुँ, अनीस है, उसमें हुँ, हाली आ जाता है। ये एक एक बड़े बड़े शायरों का एक इज्तिहाम नज़र आता है, फितरत बड़ी उजलत कार नज़र आती है वहाँ। ठीक है, जो इकबाल के बाद थोड़ी सी, उसमें इकबाल सबसे बड़ा शायर आया है। ठीक इकबाल है। उर्दू ज़बान का सबसे बड़ा शायर, ऐसे बड़ा शायर उर्दू में, बल्कि दुनिया के अगर दो चार बड़े शायरों का नाम लिया जाए तो उनमें एक इकबाल शामिल होता है। ठीक। उसके बाद जो शायर पैदा हुए, उनमें मिसाल के तौर पर नून मीम राशिद हैं, या उनमें फैज़ हैं, या उनमें अहमद नदीम कासमी हैं, या उनमें अम, मैं उनमें से जो सबसे बेहतर, जिसको सबसे बड़ा शायर समझता हूँ, वो अहमद फराज है, ठीक है। जिसको मैं आखिरी शायर जो है ना जी, बड़ा शायर करार देता हूँ। उसके बाद असल मसला बड़े शायर के पैदा होने का जो यहाँ ख़त्म हुआ है, वो ये है कि जो थे ना असाज़ा, यहाँ हुँ, बड़े बड़े शायर पैदा हुए, उन्होंने अपने ज़माने के मुताबिक, अपनी रोज़मर्रा में, अपनी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात के मुताबिक शायरी की। उनकी शायरी में उनका ज़माना बोलता है। ठीक है, मीर की शायरी में मीर का ज़माना बोलता है, गालिब की शायरी में गालिब का ज़माना बोलता है। ठीक है। कितने सितम की बात है कि आज हमारी शायरी में भी ज़माना मीर और गालिब का बोल रहा अच्छा, है। बड़ा शायर कहाँ से पैदा होगा? सही, सही, सही। मेरी बात को समझे जी, आप? जी, मैं समझ गया। कि शायरी में, शायरी के लिए इस वक्त आज भी हमारे पास जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा, जिसके नक्शे कफ़े पा पर चलकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और जिसके मियार और मर्तबे के मुताबिक हम शेर कहना चाहते हैं, वो मीर व गालिब हैं, इकबाल है, या हुँ। मेरी हमारी सतह अभी तक वही है। तो कैसे बड़े शायरी तख्लीक? सर लेकिन अभी जैसे एक शायर पर्दा फरमा जाते हैं, उसके बाद फिर अ, यकदम वो वायरल होना शुरू हो जाते हैं, लोग उनको पसंद करना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी हम जॉन एलिया की बात कर रहे हैं, जॉन एलिया अपनी जो है वफ़ात के बाद उनकी जो है जो उनका नाम है वो ज़्यादा चला है हिज्र के मतलब और बाकी चीज़ों के अंदर। तो ये आप नहीं समझते कि ये दौर जब जैसे ही गुजरेगा हमारा, तो हो सकता है कि हमारे कुछ जो शोरा इस टाइम मंजरनामे पे हैं, तो वो भी क्लासिकल का जब हिस्सा बने तो वो भी बड़े शायर में आ जाएं। मैं आपको मज़े की बात है, जॉन एलिया पर ही बात कर लेते। जॉन एलिया अच्छा शायर, कतन बड़ा शायर नहीं था। हुँ, और जॉन एलिया पिछले जो कुछ अरसे में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो जिन लोगों ने उसे वायरल किया, हुँ, उनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, आप कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल, कोई भी कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं, बहुत थोड़े पैसे लगाने पड़ते हैं अच्छा, किसी चीज़ को वायरल ठीक है, करने के लिए। सोच आप ज़्यादा इस बात को अच्छी तरह ठीक है सर, जानते हैं। ठीक। और जो सोशल मीडिया है, उस पर वायरल होने का मतलब ये नहीं है कि लोगों ने आपको पसंद कर लिया। हुँ, ठीक है, शायर वो है जो अवाम और ख़वास दोनों में बैक वक्त मकबूल। ठीक है, कुछ लोग, ये जो आम लोग होते हैं ना, हुँ, ये तो देखा देखी, आपने कहा इन 6 लोगों में बैठे हैं वो जो, तो उसने कहा हाँ हाँ वाह 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 क्या बात है, तो दूसरा भी कहता है वाह 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 क्या। ये हुँ, सारा काम सोशल मीडिया का इसी तरह चलता है। सही, फिर ये है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अक्सरियत उन लोगों की है कि जिनका ज़ौक़ बहुत नीचे का है। सही, सो उनको पसंद आएगी कौन सी शायरी, जो जिसकी सतह नीची होगी। सही,
जो आसानी के साथ उन्हें समझ आएगी, हम्म। जैसे गाने होते हैं। ठीक है। जो इस वक्त शायरी सोशल मीडिया पर हिट हो रही है, हम्म। हमारे जो फिल्मी गाने हैं, हम्म। पुराने कतील शिफाई के गाने उठाकर देख लें, वो में आर्मियन से बेहतर है और ज्यादा हिट होते थे अपने जमाने में। सही। सर उस टाइम सुनने का भी तो मीडिया इतना नहीं था, अब मतलब चैनल्स इतने बन गए हैं तो तो। इसलिए मियार सोशल मीडिया नहीं है, ठीक है। ये एक तयशुदा बात है। हम्म। अगर सोशल मीडिया मियार है तो फिर इस दौर का सबसे बड़ा शायर मेरा अजीज, मेरा छोटा भाई तहजीब हाफिज। ठीक है। जाहिर है जिस जो रैंकिंग है उस हिसाब से तो उस इसमें हिसाब कोई। से फिर वही, बिल्कुल। मैंने एक दिन उसने मुझे वो अपनी एक वीडियो भेजी थी, तो मैंने देखा तो उसमें 25 मिलियन व्यूज थे, वाह। शायरी की एक वीडियो। तो मैंने उसे कहा कि यार इतने तो शिकर गालिब को भी इतनी शायरी उसकी भी लोगों ने नहीं सुनी जितनी तुम्हारी शायरी सुन ली है लोगों ने, इतना तो उसके नसीब में भी नहीं था। ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि जाहिर है आप सियासी जो है वो सतह पर चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये शिकायत बड़ी आम देखने को सुनने को मिलती है कि जी मेरा नाम कटवा दिया गया। तो ये नाम कटवाया जाता है वाकई, और ये क्या इसके पीछे जो है वो तहरीक देखें कार फरमा होती है? देखें मुशायरा किसी शायर को न बड़ा शायर बना सकता है न छोटा शायर। ठीक है। मुशायरे के शायर होना एक अलहदा बहस है, ये हम्म। भी एक सदियों से चली आ रही है। मुशायरे में सिर्फ इतना मसला होता है कि चार पैसे मिल जाते हैं, चार लोग सामने बैठे हुए वाह वाह कर देते हैं। ठीक है। कितने मुशायरे में बंदे आ जाते हैं, ज़्यादा तो 500,000। ठीक है। तो उसकी जी क्या जी। इस खेल में इतने से लोगों की क्या, और उनमें से भी समझने वाले पता नहीं 50-100 होते हैं, हम्म। बाकी तो मखलूक होती है। अब जहाँ तक नाम कटवाने का ताल्लुक है, तो एक सीधी सी बात है, आप एक मुशायरा कर रहे हैं, हम्म। आपने हर शायर को 30,000 या 50,000 रुपया देना है, हम्म। आप मेरे दोस्त हैं, तो आप जो लिस्ट बनाएंगे उस पर मैं असरअंदाज हूँ, जी बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें बुरी बात क्या है? हम्म। तो इसमें शिकवा क्यों है? जब आपको पता है ये लिस्ट जो है ये फहरिस्त इस तरह बनी है, तो फिर शिकवा किस लिए? शिकवा इसलिए है कि जब आप खुद कर रहे होते हैं, आपका कोई दोस्त ये काम कर रहा होता है और आप उस पर असरअंदाज होते हैं, तो दूसरा शिकवा करता है। हाँ। जब दूसरा कर रहा होता है तो आप शिकवा करते ठीक। हैं, इतनी सी बात। सिर्फ रिसीविंग एंड का फर्क होता है और रिसीविंग एंड का फर्क है। बाकी आपके नज़दीक जो मुशायरा है वो किसी शायर का कद, लेकिन सर इंट्रोड्यूस होने में तो मददगार साबित होता है ना। बहरहाल एक बड़े मुशायरे में आप एंट्री करें तो उसकी रीच और बाकी चीज़ें आपकी ज़ाहिर है चीज़ों को बेहतर तो करती हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है बिल्कुल नहीं करते, हम्म। सिवाय इसके कि आप अगर अच्छे शायर हैं तो जो आपका शेर है, अगर आपने खुशबू कशीद कर ली है तो हवा उसे खुद उठाए उठाए फिरती है, वाह। आपको ज़रूरत नहीं है हम्म। उसे जाकर हर जगह सुनाने की। हम्म। कोई भी अगर मुझे अच्छा शेर सुनाएगा तो वो मुझे भूलेगा तो नहीं, मैं दूसरे को सुनाऊंगा, तीसरे को सुनाऊंगा। ठीक है। मैंने जो आखिरी अच्छा शेर किसी से सुना था, बड़े अरसे की बात है, उसके बाद अभी तक कोई नसीब नहीं हुआ। वो ये था कि हमारे घर में फ़कत एक ही बिछौना है, हाँ। बदन समेट के लेटो मुझे भी सोना है। वाह 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 वाह, क्या कहने। तो मुझे याद हुआ, हो गया। मैं इस वक्त भी आपको बैठो को सुना रहा हूँ, क्या एक कहने। दोस्त का शेर है मेरे। तो इसी तरह जो एक अच्छा शेर होता है वो एक खुशबू की तरह होता है, और वो खुशबू हवा लेकर फिरती है, हम्म। उसको कोई नहीं रोक सकता। क्या बात। मुशायरा हो ना हो, मैंने जिंदगी में कितने मुशायरे पढ़े होंगे, 20-25। मैं शायर हूं ना। इसमें तो सर कोई दो राय नहीं। इस पर तो सब इत्तेफाक करते हैं। हबाब ग्रामी मंसूर आफाक साहब,
बहुत खूबसूरत बातें की, बहुत तलख़ भी कह सकती हैं, इल्मी बातें भी हैं, और जो इख्तियारात हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने इस्तेमाल किए हैं और सारी चीज़ें उन्होंने वज़ाहत के साथ बयान की हैं, और आखिर में हमने शायरी भी सुनी। तो अहबाब ग्रामी, इसके साथ इजाज़त दीजिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर मुश्किल और हर आफ़त से अपने पनाह में रखे। वस्सलाम।